A very good noon everyone. I am Richa Sharma. You are watching परचम. दिन के बज चुके हैं 12 and it is time for our daily current affairs session. आज की डेट है 9th of February. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर आप देखेंगे विक्रमी संवत तिथि देखेंगे तो माघ महीना कृष्ण पक्ष और आज अमावस्या और चतुर्दशी दोनों है, यानी सुबह के कुछ घंटों तक चतुर्दशी थी और अब चालू हो गई है अमावस. सो अब मून नहीं दिखेगा. अब कल से हमारा जो कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष होता है, चांद बढ़ना शुरू होता है, वो चालू हो जाएगा. ठीक है, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. कृष्ण पक्ष में चांद घटता है, शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है. ऑल राइट, चलिए आज हम जो भी पढ़ेंगे उसका पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगा. सो उसका पीडीएफ आपको परचम क्लासेस के टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा. वहां आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो. इंग्लिश वाला अवेलेबल हो गया होगा, हिंदी वाला आपको बाय 3 और 4 इन द आफ्टरनून मिल जाएगा. जो परचम ऐप होती है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में भी पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास परचम ऐप डाउनलोडेड है. नहीं है तो कर लीजिएगा, काफी सारी प्रैक्टिस की चीजें भी वहां पे अवेलेबल करवाई जाती हैं. चलिए, अगर आपको वीकली और मंथली सीए मैगजीन चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं होती है. उसके लिए आपको parchamclasses.in ये वेबसाइट है, वहां जाना होता है. याद रखिए, जब भी कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आप पेमेंट करते हो, बहुत मिनिमल सा अमाउंट होता है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, जैसे ही पेमेंट करते हो नीचे नीचे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाता है. रिफ्रेश मत किया कीजिए पेज, उसी लिंक पे आप जाकर के अपना पीडीएफ ले सकते हो, नहीं तो आपको इनबॉक्स में भी भेजा जाता है. कभी भी कोई प्रॉब्लम क्वेरी कंसर्न होती है, प्लीज टीम को मेल कर दिया कीजिए अलॉन्ग विद पेमेंट रिसीट. जिन बच्चों के पास पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन है, जितने भी करंट अफेयर आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो उनके सबके पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं. सीए सब्सक्रिप्शन में करंट अफेयर के और पीडीएफ बैंक में बाकी सब्जेक्ट्स के भी. मंथली मैगजीन हो चुकी है लॉन्च. जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जनवरी 2024 के पूरे महीने के करंट अफेयर कैटेगरी वाइज कंपाइल्ड आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद स्टैटिक पॉइंट्स इस मंथली मैगजीन में. इसको आप कहां से ले सकते हो? parchamclasses.in. अभी इंग्लिश वाली हो गई है रिलीज और हिंदी वाली 10th यानी कल आपको मिल जाएगी. चलिए, इससे ज्यादा कोई जानकारी चाहिए तो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ. सेशन को शुरू करना है क्योंकि आप हेल्पलाइन नंबर या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, मेल लिख दिया कीजिए parchamclasses06@gmail.com पे, या फिर ऐप चैट में चैट कर लिया कीजिए. सारे कंसर्न्स आपके एड्रेस हो जाएंगे. हाँ जी, आ जाओ. आप कल जो पढ़ाया था उसको पढ़ाने के बाद आपसे एक क्वेश्चन किया गया था और उस क्वेश्चन का आंसर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. सबने राइट आंसर किया था. वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट नेशनल डिजिटल, भी लिख देती हूं मैं यहाँ पे, वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी बीइंग एस्टैब्लिश्ड. हमारे जितने एपिग्राफ्स होते हैं, यानी कि ऐसी कोई चीजें खुदाई में मिलती हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ होता है, शिलालेख हो, ताम्रपत्र एक्सेट्रा व्हाटएवर चीजों पे कुछ लिखा हुआ मिले, उन सबके लिए एक डिजिटल नेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है. कहाँ पे, ये आपसे पूछा था. सो हैदराबाद इज द राइट आंसर. तेलंगाना में हैदराबाद में से बनाया जा रहा है. इसके बाद सेशन के बीच बीच में काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती रहती हूँ. सो उन क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं. मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स पिक कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया था. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? सो आंसर इज आर वेंकटरामानी जी हैं. 2023 में जो फर्स्ट एनर्जी वीक हुआ था वो कहाँ पे होस्ट किया गया था या हेल्ड किया गया था? बेंगलुरु इज द राइट आंसर. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अभी कौन है? अजय कुमार सूद जी हैं. पीटी उषा जी को कोच किन्होंने किया था? सो ओएम नाम्बियार साहब ने किया था. और ब्लैक पगोडा कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क सन टेम्पल जो है उसको कहा जाता है. बिल्कुल सही है. ये सारे रिस्पॉन्सेस हमने देख लिए. चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे आज के डिस्कशन की ओर. सबसे पहली खबर जो न्यूज में छाई रही, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन अब क्योंकि पास हो गया है, अब फाइनल हो गया है, इसलिए हम वापस डिस्कस करेंगे. उत्तराखंड असेंबली बिकम्स द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया पे गौर फरमाइएगा. टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो उत्तराखंड असेंबली ने पास कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसका अपना खुद का यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है. हमने क्यों बोला इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला? बिकॉज इससे पहले गोवा है जिसमें अपना खुद का यूसीसी है. उन्होंने ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट वगैरह करके पास नहीं करवाया. पोर्टुगीज के समय से जो यूसीसी था वही वो आज भी फॉलो करते आ रहे हैं. तो आज अगर वोटिंग कराई जाए, हो सकता है हट जाए, हो सकता है कंटिन्यू रहे, लेकिन पहले के समय का चला आ रहा है. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला स्टेट टू हैव अ यूसीसी उत्तराखंड. अब जिन बच्चों को नहीं पता, जो लास्ट डिस्कशन में नहीं थे, मैम यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म क्या होती है, सब एक जैसे दिखें. सिविल यानी आम नागरिकों से रिलेटेड, और कोड यानी कोड ऑफ कंडक्ट, जिस तरह से आप रहोगे. ओके, सो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव्स हैं या फिर हम कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, उन सबके ऊपर समान
रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन या वो किस स्टेट में रहते हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो शादी से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, आपकी संपत्ति आगे किसको दी जाएगी उससे रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट सबके ऊपर लागू होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग नियम कायदे होते हैं ना, किसी के अंदर शादी से रिलेटेड कुछ है, किसी के अंदर इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ अपना रूल है, तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा यूसीसी कहता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अभी आगे देखेंगे कि आर्टिकल 44, आर्टिकल ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 44 है जो कहता है यूसीसी को लाया जाना चाहिए एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। लॉ की तरह लाने की कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं करता, ये सब अभी हम आगे देखेंगे। तो वापस मुद्दे पे लौटते हैं कि यूसीसी आ गया है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अब इस बिल ने इंपोज किया है कॉमन रूल्स सारे कम्युनिटीज पे एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब इसके दायरे में नहीं डाले गए हैं उत्तराखंड के। अब हम जो भी बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। उत्तराखंड यूसीसी लेकर के आ गया, उत्तराखंड ने बोला कि भाई जितने भी उत्तराखंड निवासी हैं उनके ऊपर ये यूसीसी लागू होगा, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब इससे बाहर रहेंगे। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, किन किन एरियाज पे लागू किया गया है? मैरिज पे सबके समान रूल्स होंगे, मैरिज के, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के, आप अपनी संपत्ति आगे जिस तरह से दोगे उसके समान रूल्स सभी धर्मों पे लागू होंगे। और लिव इन रिलेशनशिप्स में भी एक कॉमन कोड लाया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आपको इन नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला यहीं पे आर्ग्यूमेंट इस यूसीसी के अगेंस्ट आ गया कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब को बाहर क्यों रखा आपने? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो एसटीज भी इसका हिस्सा होने चाहिए। तो पहला क्रिटिसिज्म जो उत्तराखंड सरकार फेस कर रही है वो ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ठीक है, आपने मैरिज डिवोर्स तो बराबर कर दिए, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम धर्म का है, तो उनको भी अब सिंगल मैरिज के अंडर में आना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस है, यहाँ पे आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टच नहीं किया। आपने उनको नहीं बोला कि भाई आपके इनहेरिटेंस के लॉज अब आपको चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग तरीके से ट्रीट की जाती है व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस, ठीक है, संपत्ति का आगे दिया जाना। चलिए, अब ये जो तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अभी और एक एक मुद्दा ले लेंगे। उत्तराखंड ने ये जो यूसीसी लागू किया है, ये एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उसके बेसिस पे लागू किया गया। तो उस कमेटी में कौन कौन थे, ठीक है, वो देखते हैं। 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की जज रिटायर्ड जो रह चुकी हैं पहले, रंजना प्रकाश देसाई जी। रंजना प्रकाश देसाई जी, नाम सुना हुआ है? सोचो, JNK के कॉन्टेक्स्ट में कहीं सुना होगा। चलिए दिमाग लगाइएगा और याद आ जाए तो लिख दीजिएगा। सो रंजना प्रकाश देसाई जी ने चेयर की है 5 मेंबर्स की कमेटी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिए कि यूसीसी किन किन एरियाज में कैसे कैसे लाना चाहिए उत्तराखंड में, और उसी के रिकमेंडेशन को जो सरकार है उन्होंने लागू किया। तो चलिए, इस यूसीसी के तहत क्या क्या बैन किया जाएगा? सो बैन की जाएगी मैरिज एंड डिवोर्स प्रैक्टिसेस जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में आती हैं, जैसे हलाल, इद्दत, ट्रिपल तलाक, ये सब बैन हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी पे रोक हो गई है। आप बाल विवाह नहीं करवा सकते, मल्टीपल शादियां नहीं कर सकते, ट्रिपल तलाक वगैरह जो है ये सब अब नहीं हो सकता उत्तराखंड के अंदर। यूनिफॉर्म क्या है, सब पे समान रूप से क्या लागू किया जाएगा? सभी धर्मों में अडॉप्शन राइट सेम रहेंगे। लीगल एज जो है मैरिज की, आदमियों के लिए 21 और गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए 18 वर्ष पूरे उत्तराखंड में ये कॉमन कर दी गई है। इक्वल इनहेरिटेंस राइट फॉर मेन एंड विमेन, आदमी और औरत को इक्वल इनहेरिटेंस राइट दिए गए हैं। लेकिन यहीं पे एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ठीक है। चलिए, देन व्हाट इज यूनिक? सो एक नई चीज जो लाई गई है, यूनिक जो रखी गई है, ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ मंथ। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, अगर आप प्रॉपर्ली शादी करके नहीं साथ रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, तो विद इन अ मंथ आपको अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूचर में कभी इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कुल मिला के रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद इन 1 मंथ, अदरवाइज दोनों पार्टनर्स को 25-25 हजार रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होंगे, यानी ऐसे रिलेशनशिप से अगर चिल्ड्रन आर बोर्न, उन बच्चों को लेजिटिमेट घोषित किया जाएगा और उनको लीगल इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। ओके, यानी कि जो भी संपत्ति होगी वो उन बच्चों को देने के लिए भी कंसिडर की जाएगी। ये एक बड़ी बात रही। एक्सक्लूड किसको किया गया यूसीसी से? हमने देख लिया शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उत्तराखंड की, जो कि अब अराउंड 3% पॉपुलेशन होल्ड करती है उत्तराखंड में, इसको बाहर रखा गया है। गॉट इट? तो मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए, जो आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट आ रहे हैं वो भी बता दिया। फिर दिस वी हैव सीन कि क्या क्या चीजें बाहर छोड़ दी गई हैं। एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन को इस एम्बिट से बाहर रखा गया है। एम्बिट यानी दायरा, ओके, एम्बिट
दायरे से बाहर रखा गया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टच नहीं किया गया। सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस के केस में वो मेंशन नहीं किया गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अब आप क्या करोगे, उनके नियम कायदों को भी कॉमन करोगे क्या। ठीक है, चलिए, सो ये समझ में आ गया उत्तराखंड में यूसीसी जो आया है। अब गोवा की हमने बात कर ली कि गोवा में भी यूसीसी है, लेकिन पोर्टुगीज सिविल कोड है वो, जो आज भी लागू हो रहा है। किसी असेंबली ने पास नहीं किया। जब गोवा लिबरेट हुआ था पोर्टुगीज रूल से 1961 में, तो उसी सिविल कोड को वो आगे लेता हुआ आ गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी कौन से आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के प्रबल संयोग हैं इसके। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके तहत 44 आर्टिकल बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि यूसीसी हो, लेकिन ऐसा आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो। अब यूसीसी के अगेंस्ट देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड पे बात चल रही थी यूसीसी लाने की। पीएम मोदी जी ने एक, जैसे वो तीर छोड़ते रहते हैं, उन्होंने एक तीर छोड़ा था कि इंडिया लेवल पे भी हम यूसीसी लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो बहुत सारे एंटी कमेंट्स भी स्टार्ट हुए, यानी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए। आप यूसीसी कैसे लाएंगे जी? आपके स्टेट के अंदर, मतलब आपके कंट्री के अंदर आर्टिकल 25 ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 29 ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, और ये दोनों आर्टिकल अलग अलग अपनी जगह क्या बोलते हैं। आर्टिकल 25 बोलता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन। ये आर्टिकल बोलता है कि भाई आपको अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे तो उसमें लिखी हुई बातें भी फॉलो करेंगे। फिर आप क्या करेंगे शादी और तलाक से रिलेटेड मुद्दों का, एक ये पॉइंट आया। फिर आर्टिकल 29 बोलता है राइट टू हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, आप अपना कल्चर फॉलो कर सकते हो। फिर यूसीसी के तहत हम कैसे उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, तो ये कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए। ऑल्सो आर्टिकल 371 है, वो कहता है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स के तहत ग्रांट किया जाता है कि आपके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, आप उनको बरकरार रख सकते हो। फिर आर्टिकल 371 का आप क्या करोगे, तो आप फंडामेंटल राइट्स कि काफी सारी चीजों का विरोधाभास लेकर के आ जाओगे अगर यूसीसी आ गया तो। समझ में आ गई बात? तो जहां कुछ लोग हवाला देते हैं कि भाई हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया आना चाहिए, वहीं कुछ लोग हवाला देते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स इससे कैंसिल होंगी। ओके, सो मैंने दोनों पहलू समझा दिया। अब आएगा नहीं आएगा कंट्री के लेवल पे, वो तो बात की चर्चा है। उत्तराखंड में आ गया है, अब देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया उत्तराखंड का यूसीसी? थम्स अप दे दो फटाफट। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये कौन है, पिक्चर देखिएगा, बाबा आमटे। बाबा आमटे बहुत पॉपुलर फेस, राइट। सो बाबा आमटे जी की डेथ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व की गई? February 9, आज। सो आज बाबा आमटे जी की डेथ एनिवर्सरी है, और इसी से रिगार्डिंग हम इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, 9 फरवरी को बाबा आमटे जी का निधन हुआ था इन द ईयर 2008 इन महाराष्ट्र। कौन थे बाबा आमटे? सोशलिस्ट थे, लॉयर थे बाय प्रोफेशन। ओके, उसी के साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट थे। आपने इनका नाम सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर। ठीक है, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, हम आज सुनेंगे। तो चलिए, बाबा आमटे जी जिनका निधन हुआ था 9 फरवरी 2008 महाराष्ट्र के अंदर, वो एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, यानी समाज से रिलेटेड काम करते थे, लॉयर थे और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी लगे हुए थे। इनका जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ था, हिंगन घाट के अंदर, एज मुरलीधर देवीदास आमटे। पूरा नाम क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे। बाद में इनको प्यार से बाबा आमटे कहा जाने लगा। क्विट इंडिया मूवमेंट जब था, इंडिया का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर, तब बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी। उन लोगों के लिए फ्री में केस लड़ा करते थे बाबा आमटे। ओके, काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स, बहुत प्रोमिनेंट लोगों के लिए भी इन्होंने केसेस लड़े हैं उस समय। रही बात 1990 नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो एक बहुत लीडिंग फिगर के तौर पे ये सामने आए थे, और इन्होंने एक मार्च निकाली थी, यानी एक पूरी यात्रा निकाली थी 1800 माइल्स की, फ्रॉम असम टू गुजरात। नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात के अंदर केंद्रित था, राइट। सो असम से गुजरात तक इन्होंने पूरी यात्रा निकाली थी कि नहीं, नर्मदा को बचाना है। सो वहां ये एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे देखे गए। देन बाबा आमटे जी ने अपना कुछ समय सेवाग्राम में भी निकाला है, जो कि गांधी जी द्वारा बनाया गया आश्रम था। और उसके बाद उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी, मतलब उस दौरान ही गांधीयन फिलॉसफी से भी काफी प्रभावित रहे ये। तो शांति हो, लेप्रेसी के पेशेंट्स के साथ बहुत साथ में, यानी कोढ़ के पेशेंट्स के साथ बहुत जुड़ करके इन्होंने काम किया है। सो इस तरह का व्यक्तित्व बाबा आमटे जी का रहा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। पीएम मोदी जी, इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि बोलिए या फिर अपना ग्रीटिंग्स पेश किए। किसको? श्रील प्रभुपद जी को।
श्रील प्रभुपद जी, क्योंकि उनकी 150th एनिवर्सरी 8 फरवरी को ऑब्जर्व की गई। ठीक है, तो अब 150वीं एनिवर्सरी श्रील प्रभुपद जी की है। कौन है ये, इनको हमें पढ़ना होगा। आ जाइए, 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्पिरिचुअल गुरु श्रील प्रभुपद जी। सो प्रभुपाद जी जो थे, या प्रभुपद जी जैसे भी आप कहें, इनको श्रद्धांजलि दी गई या फिर इनके लिए एड्रेस किया गया, इनके बारे में बातें की गई भारत मंडपम में बाय पीएम मोदी ऑन 8th of February। ठीक है, चलिए। सो उसी के साथ साथ एक कॉमेमोरेटिव स्टैंप और एक कॉइन भी रिलीज किया गया। कृष्ण भक्ति को जन जन तक फैलाने के अंदर इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, और ये आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो गौड़ीय मिशन के स्थापक या फाउंडर भी रहे। गौड़ीय मिशन बेसिकली जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जो 15th सेंचुरी में रहे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कृष्ण भक्ति को आम समुदाय तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। पहले जो भक्ति होती थी वो बहुत एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ लोग, पंडितों में जिनको बहुत ज्ञान हो वही भक्ति वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यही भक्ति आम जनता तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी की टीचिंग्स को और आगे बढ़ाने का काम किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने किया था। ठीक है, और वैष्णविज्म यानी विष्णु से रिलेटेड, वैष्णविज्म कहा जाता है ना, विष्णु भक्ति वाले पंथ को हम वैष्णवाइट्स कहते हैं। सो उनसे रिलेटेड स्पिरिचुअल टीचिंग्स को जन जन तक पहुंचाना, और हरे कृष्ण मूवमेंट जो रहा, हरे कृष्ण मूवमेंट, उसके केंद्र के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। सो आचार्य श्रील प्रभुपाद जी फाउंडर थे गौड़ीय मिशन के, और इसी गौड़ीय मिशन ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो टीचिंग्स हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। एंड सेंटर ऑफ हरे कृष्ण मूवमेंट भी यही गौड़ीय मिशन रहा, जिसको की लीड किसने किया था या बनाया किसने था? आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने। आ गई समझ में बात? चलिए, तो अब अगली जो खबर है वो यूएई से आ रही है। यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कौन है? हु इज दिस पर्सन? सुपर 30 के संस्थापक फाउंडर आनंद कुमार जी। तो यूएई ने बोला है लीजिए गोल्डन वीजा, आप थोड़ा विजिट कीजिए यूएई को भी। सो क्या है ये गोल्डन वीजा, ये जानना जरूरी है। आनंद कुमार जी हैज बीन ग्रांटेड गोल्डन वीजा बाय यूएई, राइट। और इन्हीं के साथ साथ पहले देखो शाहरुख खान को और संजय दत्त जी को भी मिल रखा है। तो गोल्डन वीजा थोड़ा सा सिलेक्ट फ्यू लोगों को ही दिया जाता है बाय यूएई, हर किसी को नहीं मिलता, नॉर्मल वीजा मिलता है, इनको गोल्डन वीजा दिया गया है। सो यूएई ग्रांट्स गोल्डन वीजा टू एजुकेटर एंड सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। क्या होता है गोल्डन वीजा, ये जानना जरूरी है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, 2019 के अंदर, जिससे कि जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं या एक्सपेट्रिएट्स हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो दुबई में या यूएई में आके रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं फॉर 5 to 10 years। कितने सालों के लिए दिया जाता है? 5 से 10 सालों के लिए होता है। आप मल्टीबार कितनी भी बार आ जा सकते हो, आपके ऊपर ज्यादा कोई चेक्स नहीं लगाए जाएंगे। इन्वेस्टर्स को यूजुअली दिया जाता है कि आप आओ यहाँ रहो, R&D करो और इन्वेस्ट करो देश के अंदर, या इंडिविजुअल्स जो कि साइंस, आर्ट, कल्चर, इन सब नॉलेज वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको ये वीजा दिया जाता है। तो बेसिकली जो हम कहेंगे कि हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स जो होती है या हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं, उनको ये वीजा दिया जाता है। आनंद कुमार जी मैथमेटिशियन हैं, एजुकेटर हैं। इन्होंने सुपर 30 की शुरुआत की थी पटना में 2002 में। जो अंडर प्रिविलेज, बहुत होशियार बच्चे हैं लेकिन अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको जेईई मेंस, जेईई एडवांस के अंदर कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते थे ये। और इनको पद्मश्री पिछले साल 2023 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। जसप्रीत बुमराह जी बने हैं पहले इंडियन पेसर टू रीच नंबर 1 इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, और इन्होंने रिप्लेस किया है रविचंद्रन अश्विन को। सो जसप्रीत बुमराह, मेरी टंग ट्विस्ट हो जा रही है इनका नाम लेते हुए, जसप्रीत बुमराह बिकम्स फर्स्ट इंडियन पेसर। इंडियन पेसर यानी बॉलर और फास्ट बॉलर, फर्स्ट इंडियन बॉलर टू रीच नंबर 1। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स अभी सामने आई। देखो ये रैंकिंग्स चेंज होती रहती हैं, सो ऐसा मत सोचना एक बार नंबर 1 पे आ गए तो हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, नहीं, चेंज होती रहती है। सो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे कौन आए हैं? जसप्रीत बुमराह आए हैं, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अश्विन को रिप्लेस किया है। नॉट जस्ट द फर्स्ट इंडियन पेसर, पहले इंडियन फास्ट बॉलर जो टेस्ट में टॉप रैंकिंग पे आए, ऐसा नहीं है।
फर्स्ट एवर बॉलर टू रीच नंबर 1 इन 3 फॉर्मेट्स भी ये बन चुके हैं। सो 3 फॉर्मेट्स कौन से होते हैं क्रिकेट के? वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट। तो तीनों अभी नहीं बने, ये आई थिंक वनडे इंटरनेशनल के 2022 में बने थे नंबर 1 रैंक पे, T20 इंटरनेशनल के इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2018 में बने थे और अभी टेस्ट में बन गए। तो तीनों फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग अचीव करने वाले इकलौते बॉलर कौन से बन जाते हैं? वो हैं जसप्रीत बुमराह, साइमल्टेनियसली नहीं, पहले। ठीक है, चलिए अब ये जो रैंकिंग इनकी टॉप रैंकिंग पहुंची, क्यों पहुंची? क्योंकि इन्होंने एक बहुत गजब का परफॉर्मेंस दिखाया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो टेस्ट सीरीज चल रही है विशाखापट्टनम के अंदर, उसमें इन्होंने 91 रन्स पे 9 विकेट्स उड़ा दिए और इससे इनकी जो रैंकिंग है वो एकदम शूट कर गई। इंडिया से ये 4th पर्सन है जो कि नंबर 1 पोजीशन पे टेस्ट रैंकिंग में पहुंचे हैं आज तक। इनसे पहले अश्विन, रविंद्र जडेजा और भीषण सिंह बेदी जी टेस्ट में टॉप रैंक पे पहुंचे हैं। He is the 4th Indian, okay, and first ever bowler to reach number 1 ICC Test ranking, pacer. Got it. चलिए अगली जो खबर है वो कयाकिंग से आ रही है। कयाकिंग क्या है? ये भी एक स्पोर्ट है जिसके अंदर एक पतली सी बोट होती है, कयाक जिसको बोलते हैं, और उसमें आप रेस कर रहे होते हो। सो तवांगशू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024, तवांगशू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। वेन्यू ध्यान रखिएगा, अरुणाचल, हमारा जो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे ये चैंपियनशिप चल रही है और 3 दिन की ये चैंपियनशिप है जिसको तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में किक स्टार्ट किया गया है। कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? 7 से 9 तक, आज फाइनल डे है, स्विच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको करवा रही है। टोटल 51 कयाकर्स हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड से आए हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश को हम पोजीशन करना चाह रहे हैं एज अ ग्लोबल हब फॉर कायाकिंग और इसलिए यहां पे ये वेन्यू रखा गया है। ओके, सो कायाकिंग चैंपियनशिप, तवांगशू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहां हुई? तवांग से याद रख सकते हो ना, तवांगशू टाइड्स से। तवांग कहां? अरुणाचल प्रदेश। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 की न्यूज है। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 चल रहा है और आज कंक्लूड हो जाएगा। कहां हो रहा है? ये नई दिल्ली के अंदर हो रहा है। गॉट इट? पहली चीज तो ये। अब किसने इनॉग्रेट किया ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड समिट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो कि लंबे समय तक टिके, पर्यावरण को भी साथ में लेके चले। सो नई दिल्ली के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ गयाना मार्क फिलिप्स और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, इनकी प्रेजेंस में जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस समिट को? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी, सो टेरी या तेरी, TERI, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तेरी के द्वारा 7 to 9 फरवरी। ठीक है जी, किसने इनॉग्रेट किया, कहां हो रहा है? ओके, देन हम आते हैं 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024। सारे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस एक साथ देख लेते हैं। सो 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि 2024 में हो रही है, कहां हो रही है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप सिर्फ पोस्टर ध्यान कर लो ना, आपकी मेजॉरिटी न्यूज यहीं खत्म हो जाती है, पोस्टर पे अधिकतर बातें लिख दी जाती हैं। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, 9th और 10th ऑफ फरवरी को होगी और थीम है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो जो भी इंडियन ओशन रिलेटेड कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और उसी से रिलेटेड हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो अपना एड्रेस देंगे। इनॉग्रेशन उन्होंने दिया अपने इनॉग्रल सेशन के अंदर। डॉक्टर एस जयशंकर टू एड्रेस इनॉग्रल सेशन ऑन द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। बाकी सारे और भी लोग बोलेंगे और हमारी तरफ से एस जयशंकर जी गए हैं पार्टिसिपेट करने। सो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये हो रही है कॉन्फ्रेंस 9th and 10th ऑफ फरवरी को इन एसोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर एंड साथ में पर्थ US एशिया सेंटर इन ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को करवा रहे हैं। थीम क्या है इस बार की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो हमने अभी पढ़ी, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये करीब 22 कंट्रीज से भी ज़्यादा इस बार अटेंड कर रहे हैं और सीनियर ऑफिशियल्स हैं 16 कंट्रीज़ के, देन 6 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से भी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है 2016 से ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। जितने भी हमारे एक्सटर्नल
अलग अलग देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम है जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट किया जाता है कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन के अंदर आपस में कोऑपरेशन को और बढ़ाएं, डेवलपमेंट को और बढ़ाएं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं अलग अलग देशों की, वो हर साल मिलती हैं। कब से? 2016 से ये मिलती आ रही हैं। तो इस बार 7th एडिशन हो गया। और सागर इनिशिएटिव जो है ना, एक जो विजन है सागर विजन, क्या है सागर विजन? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन में सागर विजन के टुवर्ड्स भी ये हेल्प करता है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, बिकॉज बातचीत हो जाती है हम और क्या करें, सिक्योरिटी के लिए क्या करें, कोऑपरेशन के लिए क्या करें, डेवलपमेंट के लिए क्या करें। गॉट इट? चलो कॉन्फ्रेंसेस में ही आगे बढ़ते हैं। सो 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? कोची केरला के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। सो ये जैन एंड में शुरू हो गई थी, फरवरी बिगनिंग में खत्म हो गई थी। हम इसको डिस्कस अब कर रहे हैं बिकॉज थोड़े टाइम पहले न्यूज में आई थी। सो 7th सेशन हुआ कोडेक्स कमिटी का ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। ये इंडिया में केरला में कोची के अंदर रखा गया। हर साल इंडिया ही इसको होस्ट करता है बिकॉज हम स्पाइसेस में बहुत ज्यादा है ही प्रोडक्टिव। ठीक है, तो 7th सेशन कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड हर्ब्स कोची के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहली चीज कोची में हुआ। 29 से 2 फरवरी, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। 109 डेलीगेट्स फ्रॉम 31 कंट्रीज अटेंडेड। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, न्यूज का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है ताकि न्यूज दिमाग में रुके। हम बोल रहे हैं अच्छा ये कमेटी है तो अच्छा बहुत सारे देश आए इसके अंदर। 109 डेलीगेट्स थे, 31 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा आपके विजन क्लियर हो जाता है, आपको थोड़ी पिक्चर दिख जाती है चीजों की, याद रखने में आसानी होती है। अब देखिए जो 5 स्पाइसेस हैं उनके, ये जो कमिटी होती है ये क्या करती है? ये स्पाइसेस के स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है। ओके, सो जो भी स्पाइसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं ताकि जब खरीद और बेच हो तो एक कॉमन पैमाने पे सारे स्पाइसेस को आप आंक सको। राइट, यू कैन इवैल्यूएट देम ऑन अ कॉमन बेंचमार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। राइट, चलिए। सो 5 स्पाइसेस की क्वालिटी डिसाइड की गई। कौन कौन से स्पाइसेस थे? स्मॉल कार्डमम, छोटी इलायची, टर्मरिक, हल्दी, जूनिपर बेरी, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ऑल स्पाइस, एक स्पाइस आता है, ऑल पाइस नहीं है, ऑल स्पाइस है ये, एंड स्टार अनीस। सो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज किया गया। अब हमने बोला ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कोडेक्स कमिटी की कॉन्फ्रेंस थी ना, राइट? तो कोडेक्स कमिटी क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ये इस कॉन्फ्रेंस को हर बार ऑर्गेनाइज करती है। सो कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स 2013 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था रोम में। ध्यान है आपको, जब मैं आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन करवाती हूँ तो मैंने आपको कहा था खाने से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर्ड रोम होगी। एक हिंट मैंने दिया था आपको, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दे दो, रोम आ जाएगा। सो अगेन क्योंकि कोडेक्स कमिटी स्पाइसेस और culinary हर्ब्स पे है, ये भी रोम के अंदर स्टार्ट की गई थी 2013 में। और इसको FAO एंड WHO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के स्टार्ट किया था ताकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो हैं फूड से रिलेटेड वो सेट किए जा सके। इंडिया इस कमिटी की मीटिंग को होस्ट करता आ रहा है शुरुआत से ही, और स्पाइसेस बोर्ड जो है इंडिया का वो इसको ऑर्गेनाइज करने में एक अहम भूमिका निभाता है। चलिए, किलकारी प्रोग्राम एंड मोबाइल अकेडमी लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। न्यूज ये समझिएगा, ऐसा नहीं है किलकारी प्रोग्राम पहली बार लॉन्च हुआ है, नहीं। किलकारी प्रोग्राम काफी सारे स्टेट्स में चल रहा है, करीब 17-18 स्टेट्स में चल रहा है। महाराष्ट्र एंड गुजरात में अब लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हमें उससे मतलब नहीं है कि अब लॉन्च किया गया, हमें तो किलकारी प्रोग्राम के बारे में पता करना जरूरी है बिकॉज अब एग्जामिनर पूछ सकता है, चांसेस बढ़ गए हैं। सो किलकारी प्रोग्राम और मोबाइल अकेडमी, इसी के तहत मोबाइल अकेडमी भी आती है, मोबाइल के थ्रू सिखाया जाता है। ये कहाँ लॉन्च किए गए? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। सो एक मोबाइल हेल्थ सर्विस है किलकारी। किलकारी क्या है पूछ लिया जाए। किलकारी मतलब बच्चा किलकारी मारता है ना, बोलता है कुछ खुश होकर के, इसको किलकारी कहा जाता है। सो मोबाइल हेल्थ सर्विस है, और उसी के साथ साथ मोबाइल अकेडमी, जिसमें मोबाइल के थ्रू जो आशा वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र गुजरात में लॉन्च किया गया ताकि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है प्रेग्नेंट फीमेल्स को, डिलीवर जब किया जाता है बच्चा उसके बाद और बाद की सर्विसेज में, तो वो थोड़ा स्ट्रांग किया जा सके। सो किलकारी प्रोग्राम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन 2016। न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स जो हैं वो जान सकें कि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद किन किन तरह से रख रखाव करना है खुद का और बच्चे का। इसके लिए किलकारी प्रोग्राम को 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड मोबाइल हेल्थ
सर्विस है। मोबाइल हेल्थ सर्विस यानी मोबाइल के ऊपर आपके पास कुछ कुछ आएगा। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, सो वॉइस रिस्पॉन्सेज के थ्रू 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे ही एक फीमेल उस पर रजिस्टर कर लेती है, पता पड़ जाता है अच्छा आपका ये मंथ चल रहा है, तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोसीड करेगी, डिलीवरी होगी, पोस्ट डिलीवरी 1 साल तक आपको वॉइस मैसेजेस के थ्रू काफी सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 4th महीने से सेकेंड ट्राइमेस्टर लग जाता है, तब से लेके 1 साल तक जब आपका बच्चा नहीं हो जाता तब तक 72 ऑडियो मैसेजेस भेजे जाते हैं, ताकि न्यू मदर्स को पता रहे कि क्या होगा, कैसे चेंजेस होंगे, अब क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे ध्यान रखना है, एटसेट्रा। इसी के तहत एक मोबाइल अकेडमी भी होती है जिसमें फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये किसके लिए होता है? मदर्स तो नहीं करेंगे कोर्स, कौन करेगा? आशा वर्कर्स। सो एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं आशा वर्कर्स, उनमें नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए मोबाइल फोन के थ्रू वो ये पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अब कौन से स्टेट्स में लॉन्च हुई है? महाराष्ट्र और गुजरात। कौन है जी ये है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी जो कि इंडिया को प्रगति की राह पे बड़ी तेजी से ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। सड़क एंड परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लीड कर रहे हैं नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम बहुत ही जल्दी देश में लागू कर दिया जाएगा। तो बार बार अभी फास्टैग चलता है ना, टोल बूथ पे रुक करके फास्टैग डिडक्शन वगैरह नहीं करवाने की जरूरत है। आप फर्राटे से हाईवेज पे गाड़ी दौड़ाओ, अपने आप जीपीएस आपकी गाड़ी का नंबर से आपने कितना ड्यूरेशन ट्रैवल किया है किलोमीटर्स, उससे आपका टोल काट देगा और आपके जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है वहां से पैसे कट जाएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत ही जल्दी देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट टू रोल आउट सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम ऑन नेशनल हाईवेज सून। कहां होगा ये? नेशनल हाईवेज में जल्दी हो पाएगा। ये अनाउंसमेंट किया है नितिन गडकरी जी ने। इस सिस्टम के तहत जो टोल है वो आपके बैंक के खाते से डायरेक्टली कट जाएगा। जैसे ही आपके गाड़ी का नंबर फ्लैश होगा, जीपीएस आपकी गाड़ी का नंबर देखेगा और आपने कितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया है नेशनल हाईवे पे, उसके हिसाब से आपका टोल डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो टोल प्लाजाज हैं वो सब की जरूरत अब नहीं होगी और आपको बार बार रुकना, आपका टाइम वेस्ट होना, ये सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो फास्टैग्स रिप्लेस हो जाएंगे जैसे ही जीपीएस वाला टोल सिस्टम आएगा। फास्टैग जो थे वो 2016 में ये कॉन्सेप्ट रोल आउट किया गया था और जनवरी 2021 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया था कि फास्टैग होना ही होना चाहिए, जनवरी 2021 से। अगर हम देखें तो 8.13 करोड़ फास्टैग्स इशू हो चुके हैं और जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं, पर्टिकुलरली नेशनल हाईवेज पे जितना ट्रैफिक जाता है उसमें 98% लोगों तक फास्टैग पहुंच चुका है। अब ये जो जीपीएस वाला सिस्टम आएगा तो उसमें हर एक गाड़ी का पहले तो रजिस्ट्रेशन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद ऑनबोर्ड यूनिट से इक्विप किया जाएगा जिसको लिंक किया जाएगा सैटेलाइट से। तो जीपीएस एक ऑनबोर्ड यूनिट लगाएगा और उससे आपकी जो गाड़ी है एक तरह से कनेक्ट हो जाएगी जीपीएस से, फिर आप जितना भी ट्रैवल कर रहे हो वो देख लिया जाएगा। ओबीयू को आपके वॉलेट से लिंक कर देंगे। ठीक है, ताकि नंबर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अच्छा ये आपका खाता है, पैसा काटो। इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कमेटी जो है, कंपनी लिमिटेड सॉरी, जो है वो इस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली है। फॉर द टेक्नोलॉजी टू बी इंप्लीमेंटेड, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड वो इसको मैनेज तो करेगी, पर कैसे? जियो फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, जो जितने भी नेशनल हाईवेज है ना उनकी जियो फेंसिंग होगी ताकि आप कहां हो उस समय आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाई जा सके। सो कोऑर्डिनेट्स आपके कैप्चर करना इजी हो पाएगा और इसके लिए इसलिए टाइम लगेगा बिकॉज अभी सारे नेशनल हाईवेज की पहले जियो फेंसिंग होगी, उसके बाद ऑब्वियसली रजिस्टर भी किया जाएगा एंड देन नेशनल हाईवे फी रूल्स को अमेंड करना होगा ताकि डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्ट करने का प्रोविजन उसमें हो। मोटर व्हीकल्स एक्ट को अमेंड करना होगा। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत जल्दी ये सिस्टम इंडिया में आ जाएगा। नमस्ते। अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं? अमित शाह जी ने बोला है इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है वो कंप्लीटली फेंस किया जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल आवाजाही अब इंडिया और म्यांमार के बीच में परमिसिबल नहीं होगी जैसे अभी तक चलती आ रही है। इस पे काम ऑलरेडी चालू हो गया है, लेकिन अब ये वापस से डिस्कशन में आया कि पूरा जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो म्यांमार से लगता है वो पूरा का पूरा फेंस किया जाएगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा थोड़ा वो भी हम देखते हैं, बिकॉज अभी तक इंडिया म्यांमार में फ्री मूवमेंट रहता था, फ्री मूवमेंट रेजिम होता था। इंडिया टू फेंस 1643 किलोमीटर ऑफ इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो
तो ये बॉर्डर लेंथ कितनी है हमारी, याद रखिएगा, इंडिया म्यांमार से कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, 1643 किलोमीटर, और ये पूरा का पूरा फेंस किया जाएगा इनपेनिट्रेबल फेंस, यानी ऐसा नहीं है फेंस में से घुस के आ जाओ, नहीं, अब आपको प्रॉपर्ली वीजा लेकर के ही इंडिया में आना होगा अगर आप म्यांमार से आ रहे हो तो, ठीक है, मतलब अगर आप म्यांमार के निवासी हो तो। सो इट एम्स टू फोर्टिफाई नेशनल सिक्योरिटी और इलीगल एक्टिविटीज जो होती रहती हैं यहाँ, उसको कम करने में हेल्प करेगा। देखिए, इंडिया और म्यांमार में बहुत सालों से ये बॉर्डर्स ओपन है और 16 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ जो भी लोग रहते हैं वो फ्रीली इंडिया म्यांमार में मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। मणिपुर की तरफ से रिक्वेस्ट आई, अरुणाचल की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि इसको बंद कीजिए, बिकॉज वहाँ के कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सो अब होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हम कंप्लीट बॉर्डर को सील्स करेंगे, और पहले भी डिसाइड हो गया, काम चालू हो चुका है। सो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये सारी डिटेल ना बहुत अच्छे से पकड़िएगा, म्यांमार कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कितना कितना बॉर्डर शेयर करता है। सो म्यांमार अरुणाचल के साथ 520 किलोमीटर, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल के साथ में 520 किलोमीटर, नागालैंड के साथ 215, मणिपुर एंड मिजोरम के साथ 510। तो अरुणाचल, देखो अरुणाचल आता है, फिर न मा मी, इसी तरह से ये होता है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यही 4 हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अभी मैं मैप पे दिखाऊंगी। और म्यांमार अकेली ऐसी आसियान कंट्री है जो कि इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही होती है। तो हम साउथ ईस्ट में अगर जाना चाहें इंडिया से, तो म्यांमार हमारा एक तरह से गेटवे है साउथ ईस्ट के लिए, राइट। और इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये बॉर्डर खुला हुआ था तो भी अब हमें लेकिन बंद करना है। सो आप ये देखिए, ये पूरा, मेरे को ना मैप पास से थोड़ा दिक्कत देगा। ओके, ये अरुणाचल वाला हिस्सा, ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये आपका मिजोरम वाला हिस्सा, और ये है पूरा म्यांमार। दिस एंटायर थिंग इज म्यांमार। तो नागालैंड, मणिपुर, ये अरुणाचल भी आएगा यहाँ पे, है ना। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। गॉट इट। और ये अब ये पूरा सीज किया जाएगा। फेंसिंग विल बी फेंसिंग फ्री मूवमेंट रेजीम को खत्म कर देगी। मैंने आपको बोला था ना, फ्री मूवमेंट रेजीम चलता है दोनों देशों के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में, यानी कि 16 किलोमीटर तक ये अगर फेंस है तो 16 किलोमीटर इस तरफ और 16 किलोमीटर इस तरफ जो लोग रह रहे हैं वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। उनको बस एक पास की जरूरत पड़ती है जो बना दिया जाता है, और उसके बाद वो मूव कर सकते हैं और 2 वीक्स तक हर विजिट में रह भी सकते हैं। और वो जो पास होता है 1 साल तक वैलिड होता है। तो जैसे हम मेट्रो पासेस वगैरह बनाते हैं ना, इसी तरह से आप पास बनवा सकते हो, 1 साल तक की वैलिडिटी, और एट अ टाइम आप दूसरे बॉर्डर में कितने टाइम तक रह सकते हो, 2 वीक्स तक रह सकते हो। सो अभी तक ये चलता था, अब इस पे ऊपर रोक लग जाएगी। ओके, देन अगली न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हुई, जिसके तहत कुछ हाइलाइट्स हैं जो हमें लेकर के आने हैं सामने और उसको हमें डिस्कस करना है। तो बाय मंथली मीटिंग होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की। बाय मंथली यानी हर 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है, और जितने भी हमारे रेट्स वगैरह होते हैं वो रिवाइज कर लिए जाते हैं अगर किए जाने होते हैं तो एमपीसी जो यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है आरबीआई की, उसने रेपो रेट अनचेंज्ड रखा है 6.5% पे फॉर 6th कंसेक्यूटिव टाइम। सो 6.5% पे हमारा रेपो रेट है अभी, राइट। अच्छा, ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए काम का होता है ज़्यादा, तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। मैं हर बार बताती हूँ कि ये सेशंस के साथ साथ आपको बैंकिंग एंड मंथली सीए सेशंस अलग से भी दिए जाते हैं। प्लीज चेक आउट वीकली 2024 प्लेलिस्ट, उसके अंदर आपको वो सेशंस मिल जाएंगे। मार्च ऑनवर्ड्स हम आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस सेशंस भी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद देखो, जीडीपी ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की प्रोजेक्ट की गई है वो 7% की गई है। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड 7%, जो कि अभी वाला जो फिस्कल है उस पर 7.3 है। रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट से थोड़ा ऊपर चल रहा है, 4% का टारगेट था उससे ऊपर चल रहा है। और इन्फ्लेशन बेस्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो करंट फिस्कल के अंदर 5.4% और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4.5% रखे, यानी ऑपोजिट है ना, रखने के बारे में चर्चा चल रही है। देन नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग अब कब होगी? फरवरी के बाद अब अप्रैल के अंदर इस मीटिंग को रखा जाएगा, और फिर जो भी चेंजेस होंगे आपको पढ़ने होंगे। सो हर 2 महीने के अंदर ये सारे आंकड़े बदल जाते हैं। देन अगली खबर भी आरबीआई से आ रही है, लेकिन अब ये सब बच्चों के काम की है। दैट आरबीआई टू इंट्रोड्यूस ऑफलाइन ई रूपी ट्रांजैक्शन सून।
आरबीआई जैसे रुपीज को गवर्न करता है ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा जो सर्कुलेट होता है, उसी तरह से ई रुपी भी है, हमारी डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी ई रुपी, और ये भी वैलिड करेंसी है। लेकिन अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काफी सारे स्टेट्स में चलाया जा रहा है, पैन इंडिया अभी इसको लागू नहीं किया गया है। सो उसी ई रुपी ट्रांजैक्शंस को ऑफलाइन मोड में भी किया जा सके, अभी तक इंटरनेट की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए, ऑफलाइन मोड में लाया जा सके, इसके लिए आरबीआई बहुत जल्दी ऑफलाइन ई रुपी ट्रांजैक्शंस लागू या इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो न्यूज़ है। अब इसमें क्या होगा, लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां है, हिली एरियाज हो गए, रिमोट एरियाज हो गए, वहां पे भी ई रुपी फंक्शन कर सके। बेसिकली एक वॉलेट है ई रुपी वॉलेट, जैसे हमारा पेटीएम वॉलेट होता है ना, या फिर आप अमेजॉन पे पे अपने वॉलेट बना लेते हो कि आपने अपने खाते से कुछ राशि अपने ई वॉलेट में डाली तो वो आपका ई मनी कन्वर्ट हो गया, आप इससे जिसको भी पेमेंट करना है कर लो, जिससे रिसीव करना है कर लो, इससे आप वापस खाते में ट्रांसफर कर दो तो वो आपका नॉर्मल पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा ई वॉलेट में। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, ये आरबीआई ने कब लॉन्च किया था, दिसंबर 2022 के अंदर, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट, और इसी के तहत अब ऑफलाइन मोड को भी ट्राई किया जाएगा। इसी के तहत प्रोग्रामेबिलिटी बेस्ड एडिशन भी किए जाएंगे। अगर आपको कुछ नए प्रोग्राम्स उसमें ऐड करने हैं, मुझे कुछ एक ग्रुप ऑफ लोगों को पैसा करना है, या मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप बना देना, उनको पेमेंट करना है, सैलरी एक्सेट्रा, तो वो सब भी इसके ऊपर अभी टेस्ट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिजिटल रुपी, जिसको ई रुपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, सीबीडीसी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेपर करेंसी है जो आरबीआई इशू करता है। आरबीआई जैसे नॉर्मल करेंसी इशू करता है, ये भी इशू करता है। ये भी एक लीगल टेंडर है जिसको आप पेपर कैश की जगह यूज कर सकते हो, और लोगों में पैसा देना हो, मर्चेंट्स को पैसा देना हो, लेना हो, ये सारा इससे किया जा सकता है। ये फंक्शन कैसे करेगा, ई रुपी वॉलेट से करेगा, ई रुपी वॉलेट से। आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स इशू करेगा बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे हमारा नॉर्मल मनी वर्क करता है ना, इसी तरह से। तो कितना ई रुपी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है उसके ऊपर भी कंट्रोल रखा जाएगा आरबीआई का। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। ओके, और कितना डिजिटल ई रुपी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन से कमर्शियल बैंक को कितना दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कितना रखा जाएगा, ये सब भी आरबीआई देखेगा। जो डिजिटल रुपी से ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनका भी एक सिक्योर लेजर बनेगा ताकि पता रहे कि भाई इकोनॉमी में कितना मनी फ्लोट हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दी। चलिए, अब हम तो इंटरनेशनल कैटेगरी पे मूव करते हैं, फिर रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाएंगे। सो इंटरनेशनल कैटेगरी में पहले अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। कजाकिस्तान अपॉइंट्स ओल्गाज बैक्तनोव एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओल्गाज बैक्तनोव बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, कजाकिस्तान के। सो ओल्जास कैसे, सो ओला कर लीजिए, ओला ले लीजिए, कजाकिस्तान, कागज की ओला बनाई है आपने, ओला कैब्स होती है ना, कागज की ओला कर लीजिए, तो कजाकिस्तान के ओलाज बैक्तनोव नए प्राइम मिनिस्टर याद हो जाएंगे। अब कजाकिस्तान के बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज वहां एक अपॉइंटमेंट हुआ है। यूजुअली ना 200 से ज्यादा कंट्रीज जो भी हैं, 198 200 अराउंड कंट्रीज जो हैं, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो याद करना फीजिबल नहीं है, करना भी नहीं है, लेकिन जो न्यूज में बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए, उन कंट्री का भी ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। सो कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, और उसको नूर सुल्तान रीनेम कर दिया था, पहले भी था, वापस कर दिया 2019 में। फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे कजाकिस्तान के नूर सुल्तान नजरबायेव, उनको ऑनर करने के लिए नूर सुल्तान अस्ताना को नया नाम दिया गया। प्रेसिडेंट कौन है कजाकिस्तान के, कासिम जोमार्थ तोकायेव। करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। कजाकिस्तान है कहाँ, सेंट्रल एशिया दिख रहा है आपको, ये पूरा कजाकिस्तान है, यहाँ पे ये इंडिया आ रहा है हमारा, राइट, और ये कजाकिस्तान आता है। सो लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान है, और लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके आसपास पूरा लैंड ही लैंड है, ये सी है। ओके, तो हम कोस्टल एरियाज नहीं मान रहे हैं इसको। ओके, सो कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड की तरह जानी जाती है, एंड ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन सेंट्रल एशिया। मतलब जो कोस्ट लाइन नहीं रखती अपनी, उसको हम लैंडलॉक कह रहे हैं ना, लेक वगैरह, कैस्पियन सी इज अ लेक ओनली, दैट इज वाई। मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज जो है यहाँ, मोस्ट ऑफ द एरिया जो है कजाकिस्तान का वो डेजर्ट है, 44% डेजर्ट है, कुछ एरिया सेमी डेजर्ट है, और फिर कुछ एरियाज में स्टेपीज हैं। स्टेपीज क्या है, ड्राई जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, ड्राई बुशी ग्रासलैंड्स, कोल्ड टेम्परेट एरियाज में, थोड़े ठंडक वाले एरिया के ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहा जाता है। कजाकिस्तान ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। अगर हम देखें जिंक के रिजर्व्स, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिंक के रिजर्व कजाकिस्तान के पास है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, कजाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान की ये सारी बातें हो गई। अगला देखते हैं, फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा डाइस।
अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, ये तो खुदा को प्यारे हो चुके हैं। सो फॉर्मर चिली के प्रेसिडेंट हैं। चिली कहाँ है भाई? ये आपका साउथ अमेरिका है और ये रहा चिली, चिली जैसा ही इसका शेप है बिल्कुल। सो चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे सेबेस्टियन पिनेरा। तो चिली की कैपिटल सैंटियागो, करेंसी चिलियन पीसो, और प्रेसिडेंट अभी वाले गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक ये कौन है? ये बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट हैं जो वापस से अब पावर में आए हैं एल सैल्वाडोर में। एल सैल्वाडोर्स प्रेसिडेंट नायब बुकेले, नायब बुकेले हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। बहुत यंग हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं एल सैल्वाडोर के लिए, इसीलिए प्रॉब्ली वापस प्रेसिडेंट बनाया गया है। एल सैल्वाडोर कहाँ है पहले वो देख लो तो थोड़ा दिमाग में छपे चीजें। ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये सेंट्रल अमेरिका दिख रहा है और इधर ये एल सैल्वाडोर है। सो एल सैल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि कैरेबियन सी से लगा हुआ नहीं है, मतलब कैरेबियन सी उसके बॉर्डर को टच नहीं करती, बिकॉज ये इस तरफ आता है। चलिए, सो एल सैल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है, इसकी कैपिटल सैन सैल्वाडोर है। स्पेनिश बोली जाती है यहाँ पे। लैंड ऑफ वोल्केनोज इसको कहा जाता है बिकॉज बहुत सारे वोल्केनोज फूटते ही रहते हैं कभी ना कभी यहाँ पे, और ओनली कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका जिसकी कोस्टलाइन कैरेबियन सी से नहीं लगती है। सो एल सैल्वाडोर नायब बुकेले, नायब बुकेले। एंड लास्टली हम चलते हैं नासा की तरफ। नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, पेस। क्या नाम है सैटेलाइट का? पेस सैटेलाइट। मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि जो मौसम है उससे रिलेटेड और ओशन से रिलेटेड ये स्टडी करेगी। नासा की क्लाइमेट सैटेलाइट है पेस। मीटरोलॉजिकल जो क्लाइमेट की स्टडी होती है उसी को कहते हैं। पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, PACE। सो प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। प्लैंकटन्स को, एरोसोल्स यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं एटमॉस्फेयर में, एरोसोल्स, उनको स्टडी करेगा, क्लाउड को स्टडी करेगा, ओशन के इकोसिस्टम को स्टडी करेगा। ये वेबसाइट का ये सैटेलाइट का यही काम है। मोस्ट एडवांस मिशन एवर लॉन्च टू स्टडी ओशन इकोसिस्टम या ओशन बायोलॉजी, वो कौन सा है? कौन सा है? पेस, पेस है। सो स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है फैल्कन रॉकेट पे, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है $948 मिलियन का मिशन है। ये सैटेलाइट करीब 3 साल स्पेंड करेगी स्पेस के अंदर, और क्या स्टडी करेगी? ओशंस को और एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी। 466 किलोमीटर्स के हाइट से ये सारी चीजें स्टडी करेगी। और साइंटिस्ट इसकी मदद से क्या, जो हरिकेन्स आ सकते हैं, वेदर फिनोमेना क्या होंगे, एल्गल ब्लूम्स जो हो जाते हैं या फिर जो हार्मफुल रहते हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे, उनका पता लगाएगा। इसकी पावर देखिएगा कि जहां नॉर्मल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स 7 से 8 कलर्स के अंदर देख पाती हैं, पिक्चर्स ले पाती हैं, पेस 200 कलर्स को डिटेक्ट कर पाएगा। तो अलग अलग टाइप के एल्गल ब्लूम्स को ये बता सकेगा। ठीक है, अब नासा का हमने पेस पढ़ा, तो यहीं पे एक और चीज हम पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज निसार। नासा का ही निसार, जो नासा और इसरो साथ में मिलकर के बना रहे हैं। सो नासा ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए। ये भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, राइट, मीटरोलॉजिकल टाइप की, यानी कि क्लाइमेट ऑब्जर्व करेगी ये। और एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो नासा बना रहा है इसरो के साथ में, दैट इज निसार। वो रेडार को यूज करेंगे। टेम्परेचर्स जो ग्लेशियर्स वगैरह के राइज हो रहे हैं और मेल्टिंग हो रही है अर्थ सर्फेसिस पे ग्लेशियर्स एंड ऑल की, उसकी स्टडी के लिए निसार लॉन्च किया जाएगा। और जो पेस है, अच्छा मुझे बता दो निसार कब एक्सपेक्टेड है लॉन्च होना? आज मैंने आपसे क्वेश्चंस ही नहीं किए बताओ निसार कब लॉन्च होना एक्सपेक्टेड है? ठीक है जी, पेस समझ में आ गया। अब इसी पेज से हम बढ़ जाते हैं आगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। रेडी हो जाइए जो बच्चे लाइव चैट में इस सेशन को देख रहे हैं, सो आंसर करना शुरू कीजिएगा। कोशिश करके एक सिंगल आंसर ऐसे लिखिएगा, A-B-C, ओके, डू नॉट डू लाइक दैट कि A-B ऐसे 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 मत लिखिएगा, नॉर्मल लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो बच्चे लाइव चैट में नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल आंसर्स मत दीजिए, अपने पास रखिए, और जो मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चन या क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑन दैट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी के रिगार्डिंग ये 3 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, एक बार इनको ध्यान से देखिए। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही है क्या? नहीं है, आर्टिकल 44 होता है। It imposes common rules for all communities excluding scheduled tribes irrespective of religion. UCC scheduled tribe को अलग करने की बात करता है क्या? नहीं करता जी,
ये भी गलत था। यूसीसी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सिर्फ सी मतलब 3 वाला करेक्ट है, ढूंढ लीजिए, ओनली 3, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट डज एक्रोनिम पेस रिप्रेजेंट इन नासाज सैटेलाइट मिशन। नासा ने एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया पेस नाम से, पेस का फुल फॉर्म क्या आपसे पूछा जा रहा है, अभी पढ़ा है, देखो बताओ। ओशन इकोसिस्टम, और कहीं नहीं आ रहा, यहीं से पकड़ में आ जाएगा। क्लाउड, चलो क्लाउड है, इधर नहीं है। एरोसॉल, इधर कहीं भी नहीं है, बस प्लैंकटन, एरोसॉल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, पेस। What is the projected GDP growth for the year 24-25 according to recent monetary policy of RBI? ये तो बिल्कुल अभी के लिए ही, 2 महीने के लिए ही लागू रहेगा, फिर ये क्वेश्चन यूजलेस हो जाएगा। So what is projected GDP? 24-25 का projected GDP अभी क्या है? 7,777, okay. In which state does Tawangshu Tides International Kayaking Championship 2024 take place? कहाँ चल रही है भाई, आज खत्म होगी तवांगशु। तवांग कहाँ है, अरुणाचल में है, अरुणाचल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस डेज के लेते हैं, आज का तो काम हो गया। Which Indian city has been selected to host FIFA World Cup 2026 qualifiers for the first time? FIFA 2026 के अंदर जो क्वालिफाइंग मैच होगा उसका एक मैच होस्ट करने के लिए इंडिया की कौन सी सिटी है जिसको परमिशन मिल गई है? द आंसर इज हैदराबाद, तेलंगाना की। इंडिया के साथ किसका क्वालिफाइंग मैच यहाँ पे खेला जाएगा, लिखो कमेंट सेक्शन में, चलो जल्दी से। At what subsidized rates the rice will be available to consumers under भारत राइस ब्रांड? भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया गया ना, सो उसके तहत कितने रुपए पर केजी पे सब्सिडाइज रेट पे चावल अवेलेबल करवाया जाएगा? बताओ 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 बताओ। 29 रुपए पर केजी। नेक्स्ट, इंडिया साइंड अ डील टू रिसीव हाउ मेनी हेल अनमैन्ड व्हीकल्स UAV फ्रॉम US? हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स US से लेने के लिए एक डील साइन हुई, कल हमने इसके बारे में पढ़ा। तो कितने ये UAVs हम इंडिया से US से बाय कर रहे हैं? व्हाट इज दैट नंबर, बताइए। 31। और इस UAV का नाम भी बता दो, मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाई एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV? इसका नाम क्या है जो 31 UAVs हम लेंगे US से, बताइए। हु इज द विनर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पीपल चॉइस अवार्ड जो था उसके विनर कौन रही? कल हमने देखा था एक पोलर बेयर एक आइसबर्ग के ऊपर लेटा हुआ है। हु इज द विनर? नीमा सरकानी, ओके। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, रिसेंटली हु रिसीव्ड गोल्डन वीजा फ्रॉम UAE गवर्नमेंट? इनमें से हाल ही में किसे गोल्डन वीजा मिला है UAE की तरफ से? दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप जो भी पढ़ा है समझ में आ गया होगा। PDF की जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर आपको जनरल अवेयरनेस के कोर्सेज चेक करने हैं तो उसके लिए आप परचम ऐप पे जाकर के सारे कोर्सेज सब्सक्रिप्शन जो भी होते हैं ऐप के ऊपर होते हैं, इंडिविजुअल PDF वेबसाइट पे होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। कल मिलेंगे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और कल मंथली CA का सेशन नहीं आया था खुशबू मैम का, खुशबू मैम को आज लॉन्च किया जाएगा, आज शाम को 7 बजे उनका सेशन आएगा। बाय बाय।